हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो इस बीच गैप के बाद हम यूनिट नंबर 7 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया में क्विज नंबर सेकंड करने जा रहे हैं, जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ है। चलिए हम आते हैं, मैं हूं सूरज और हम आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। नवंबर 2017 में पूछा गया ये। तो पुट द फॉलोइंग इवेंट्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है। अब देखिए, यूनिट नंबर 7 में अगर आपने इस प्रीवियस क्वेश्चंस पे ध्यान दिया होगा तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कई बार पूछा है, वेरियस कमिटीज़ की, वेरियस मीटिंग्स की। तो इस तरीके से पूछता रहता है, आप बाद में और रियलाइज कर सकते हैं इसको। चलिए, ऑप्शन ए पूना पैक्ट, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, स्वराज पार्टी, कम्युनल अवार्ड एंड नेहरू रिपोर्ट। स्वराज पार्टी, पूना पैक्ट, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, नेहरू रिपोर्ट, कम्युनल अवार्ड। स्वराज पार्टी, नेहरू रिपोर्ट, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एंड ऑप्शन डी इज पूना पैक्ट, स्वराज पार्टी, कम्युनल अवार्ड, नेहरू रिपोर्ट एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब अगर आपको इनमें से किसी एक की डेट पता है तो आप क्वेश्चन के काफ़ी नज़दीक है। चलो देखते हैं हम। आपको पता होगा स्वराज पार्टी कब बनी थी? दिसंबर 1922 में, ठीक है ना। आपको याद होगा CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, ML नेहरू, ठीक है ना। तो स्वराज पार्टी हो गया। अब स्वराज पार्टी सबसे पहले है तो इन दोनों ऑप्शन को हटाइए। पूना पैक्ट ये तो 1932-33 में हुआ था, ठीक है ना। अब देखते हैं स्वराज पार्टी के बाद क्या है। अब मैंने कहा कि पूना पैक्ट 1932-33 में हुआ था, नेहरू रिपोर्ट उससे पहले आई थी, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट आपकी आई थी कब? अगस्त 1928 में, ठीक है ना। याद होगा आपको, नेहरू रिपोर्ट आई थी उस टाइम पर। तो स्वराज पार्टी, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, फिर आता है आपका कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड कब आए थे? जो वहाँ के ब्रिटिश के PM थे, रैम से ऐसा कुछ नाम था उनका, मैकडोनल्ड ऐसा, ठीक है। तो उसे कम्युनल अवार्ड, मैकडोनल्ड अवार्ड ऐसा बोलते हैं। तो वो कब आया था? अगस्त 1932, ठीक है, अगस्त 1932। उसके बाद कम्युनल अवार्ड में SC इसको अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात हुई थी। तो आपको याद होगा इसके बाद पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। और इसके बाद आता है आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि हुआ था आपका नवंबर या दिसंबर में, दिसंबर 1930, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आने से पहले पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली सीरीज में ही जो 7th यूनिट का था, एक क्वेश्चन था उसमें कि कैग का इंस्टीट्यूशन ख़त्म करने का सिफारिश किसने की थी। तो वहाँ पर एक मिस्टेक हो गया था, दैट वाज अ टाइपिंग एरर, कि आपने AD गोरवाला को आंसर में लिखा था, जबकि उसका करेक्ट आंसर होगा आपका पॉल H एपलबी, ठीक है। तो एक इंसान होने के नाते कभी हो सकता है कि ऐसी गलतियाँ मुझसे भी हो जाए, तो थैंक यू याद कराने के लिए, ताकि उसे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। किसी अनु पांडे या ऐसा किसी ने याद कराया था, तो उनको भी यहाँ पर मैं थैंक यू बोल रहा हूँ। चलिए, आप लोग कम से कम ऐसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, अच्छा लगता है देख करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। नवंबर 2017 में पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज ग्रुप्स द कैबिनेट मिशन डिड नॉट रिकॉग्नाइज। कैबिनेट मिशन ने, आपको याद होगा कब आया था ये? 1945 के आसपास में आया था ना। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस को तो भाई दो अलग धड़े ही थे, ऐसे ऐसे, एक इधर तो एक इधर, ठीक है। और ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, तो इन तीनों को रिकॉग्नाइज किया था। सिख को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, नॉट पूछ रहा है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, द सिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। चलिए, ऑप्शन से आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ।
इसको करने का आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप ये देखिए कि किन्हों कौन से ऐसे राइट्स है जो फॉरेनर्स को भी अलाउ किए जा सकते हैं, या फिर ये देखिए कि कौन से ऐसे राइट्स है जो सिर्फ सिटीजन्स को ही मिलना चाहिए। अपना दिमाग लगाइए, इसमें कोई रटने की बात नहीं है। कि ऐसे कौन कौन से राइट्स है जो कि सिर्फ सिटीजन्स को ही मिलना चाहिए, विदेशी लोगों को ऐसे राइट्स नहीं देने चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को या कॉन्स्टिट्यूशन को। ये आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे विदेशी हो चाहे भारतीय हो। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। इसका एग्जाम्पल देखिए आप, आपको याद होगा 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। ठीक है, जिन लोगों ने इस बार नेट का एग्जाम दिया था तो उसमें ये पेपर 1 में क्वेश्चन आया था, यूनिट 9 में, पीपल एंड एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझसे भी गलत हो गया था, जबकि ये इजी क्वेश्चन था, मुझे आ भी रहा था, पता नहीं कैसे उसमें गलत मार्क हो गया। तो आपको याद होगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो उसमें कोई एंडरसन भाई साहब थे जिनको दोषी माना गया था और उनके ऊपर मुकदमा चलता, लेकिन वो तो भाग गए विदेश। तो उस इंसिडेंट का यहाँ मतलब ये है कि अगर वो विदेश नहीं जाते और इंडिया में उनका एक्स्ट्राडिशन हो जाता, अगर विदेश से आ भी जाते वापस, तो उनके खिलाफ आईपीसी और वगैरह सीआरपीसी जो भी धाराएं होती हैं उन्हीं नियमों के अनुसार केस होता। इसका मतलब कि इक्वलिटी बिफोर लॉ सबके लिए है। अब क्या अगर कोई विदेशी आदमी आकर के हत्या कर दे रहा है तो क्या उसको अलग से कोई उसके लिए नियम बनेगा? नहीं, उसको भी उतनी सजा मिलेगी जितनी किसी भारतीय को मिलेगी। ठीक है, तो अगर दोनों को अवेलेबल है तो जिन जिन ऑप्शन में दो है उनको काटिए, ये और ये। अब देखते हैं 3 and 4, 1 and 4, इसका मतलब 4th पक्का होगा। अब देख भी लेते हैं 4 पक्का क्यों होगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑन रेस। अब देखिए, इंडिया को अपने सिटीजन्स और विदेशी नागरिकों में डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कॉमन सेंस की बात है, करना चाहिए भाई। अगर ऐसे किसी जॉब में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा तब तो सारे विदेशी लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे कहीं और बाहर से आकर के नौकरी ले लेंगे इंडिया में। ठीक है, तो इन चीज़ों में इंडिया डिस्क्रिमिनेशन करता है, लेकिन इंडिया के भीतर कोई रेस, कास्ट, सेक्स पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा कि इंडिया के नागरिकों के बीच ये चीज़ें हैं, विदेशी से डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है इस चीज़ों में, इन चीज़ों में। ठीक है, तो 4 तो पक्का होगा। अब आता है 1 या 3। अब देखते हैं 1 और 3 में कि कौन सा राइट विदेशियों को देना चाहिए, कौन सा नहीं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये विदेशियों को मिलना चाहिए, है कि नहीं भाई? कोई विदेशी आदमी आ रहा है तो आप उसको इंडिया में एक्सप्लॉयट कर रहे हो, ये मानवता से तो परे है ना, और ये फिलोसफिकली भी सही नहीं है। तो ऐसा राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है फॉरेनर्स को भी कि आपका इंडिया में एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, आपको एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट राइट दिया जा रहा है। तो आपका बचा क्या? ऑब्वियसली 1 and 4, तो वही करेक्ट आंसर होगा आपका। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, अब कल्चरल राइट अगर विदेशियों को भी मिल जाएगा तो यूरोप के काफ़ी सारे कल्चर, अलग अलग कल्चरल आगे कि इंडिया में बस जाएंगे, हमें तो राइट है अपना। ठीक है ना, पैसा भी उनके पास होगा तो इन्वेस्ट भी करेंगे यहाँ पर, और मतलब फैलाएंगे अपने अपने जो भी जहाँ होता है, कोई रिलीज प्रैक्टिस फैला रहा है, कोई अपना धर्मांतरण कर रहा है, तो दैट्स ऑल। तो ये भी अलाउ नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये समझिए कि ये सिर्फ सिटीजन्स को अलाउ होता है। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 4। तो हमने देखा ना कि इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से देख सकते हैं, या तो इन चारों ऑप्शंस में से हम उनको देखें जो कि सिर्फ सिटीजन्स को मिल सकते हैं, या फिर उनको देखें जो कि दोनों को मिलने चाहिए कॉमन सेंस के बेसिस पे। हम कोई याद करने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1 and 4। क्वेश्चन नंबर 4 जुलाई 2016 में पूछा गया है। ये हेबियस कॉर्पस के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिट हेबियस कॉर्पस इज करेक्ट? ऑप्शंस आर, it can be issued to secure the release of a person who has imprisoned by a court of law on a criminal charge। अरे यार, कोई अगर किसी की हत्या होते कर दे रहा है और उसको कोर्ट सजा दे दे रही है तो क्या हैबियस कॉर्पस डाल के तो बाहर निकाल देंगे हम? दैट इज एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट। कॉमन सेंस की बात है ये तो।
हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव बॉडी ऑफ। कॉर्पस जानते होंगे ना, कॉफिन होती है जो कॉर्पस, जो कि वो ताबूत टाइप में जो होता है, मृत शरीर को बोलते हैं। इट कैन बी सूट टू इंटरफेयर विद द प्रोसीडिंग्स फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और बाय पार्लियामेंट। ये सब क्या है यार? तो ये हैबियस कॉर्पस उनके लिए नहीं इश्यू हो सकता है, ठीक है। द रिट इज ए वेरी पावरफुल सेफ गार्ड टू सब्जेक्ट अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्ट्स नॉट ओनली ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये मुझे सही लग रहा है, बट हम अगला ऑप्शन में देख रहे हैं। हमेशा सारे ऑप्शन में एक बार देखनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अगर हमें एक जान लग रहा है सही है तो बाकी छोड़ दें, क्या पता कोई उससे भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर हो इसका। बाय दिस रेट द कोर्ट कैन ऑब्टेन नॉलेज ऑफ द रीजन अ पर्सन हैज बीन इम्प्रिजन्ड बट कैन नॉट सेट हिम फ्री इफ इम्प्रिजन्ड इज अनलॉफुल। ये बताइए, अगर किसी नियम के कोर्ट, अगर आप पुलिस अरेस्ट कर ले रही है और कोर्ट जानता है ये बात, तो क्यों नहीं छोड़ सकता है भाई? उसको पूरा पावर है कि उसको रिलीज करे वो, तो दैट इज नॉट करेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। हमने इन तीनों को एलिमिनेट किया है तो ऑटोमेटिकली सी आंसर आ जा रहा है। अब देखते हैं सी क्यों सही है। देखिए अब सी में देखिए, सी में क्या हो जाएगा कि द रिट इज वेरी पावरफुल सेफ गार्ड टू द सब्जेक्ट्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन। अब देखिए पुलिस आकर के किसी भी इंसान को बिना किसी वारंट के, बिना किसी रीजन से ऐसे उठा के बंद कर देगी, तो ऐसे केस में आपका हेबियस कॉर्पस अप्लाई होता है। और ध्यान दीजिएगा कि ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स और एग्जीक्यूटिव यानी कि जो पुलिस वगैरह हो गई इनके, तो दोनों में काम आता है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स का एग्जांपल आप देख सकते हैं। आपने अगर दृश्यम मूवी देखी होगी, तो चाहे वो मोहनलाल की हो गई, केरला वाले, मलयालम लैंग्वेज में थी, या फिर अजय देवगन की थी जो उसकी रीमेक थी, ठीक है। तो वहाँ पर भी एक देखिए, गांव में अगर कोई साहूकार है और किसी ने उधार नहीं चुकाया है और उसके बेटे को उठा लिया, पुलिस के पास जा रहा है, पुलिस बोल रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रही है पुलिस, क्योंकि पुलिस भी मिली होती है उन लोगों से, तो पुलिस भी डायरेक्ट हेल्प नहीं करती होती, हमें नहीं पता यार कहाँ है, जाओ खोजो, ऐसे ऐसे बोल देती है। तो या फिर मान लीजिए कि ऐसा कभी हो ना कि ये तो किसी का इंडिविजुअल राइट है, आई एम नॉट जजिंग समवन, लेकिन मान लीजिए कि किसी भी पिता की कोई बेटी को कोई किडनैप कर लिया है, या फिर वो बेटी को अपने साथ बहला फुसला करके लेते गया है, तो अब अगर पिता पुलिस के पास जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं साहब मेरी बेटी नहीं मिल रही है, या मुझे इस पर डाउट है कि इस लड़के ने मेरी बेटी को बहला फुसला कर कहीं लेते गया है, जो भी हुआ है, अगर ऐसी स्थिति में पुलिस डायरेक्ट हेल्प नहीं कर रही है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि हैबियस कॉर्पस अप्लाई करो, कोर्ट जाओ वकील की सहायता से। कोर्ट एग्जीक्यूटिव को, पुलिस को ऑर्डर करती है कि भाई इनकी बॉडी लाइए, जिंदा या मुर्दा जैसे भी हैं आप लाइए, इनको प्रेजेंट करिए हमारे सामने, ठीक है। तो पुलिस वैसी स्थिति में जो भी लड़का हो गया जिसको साहूकार ने किडनैप किया, या कोई लड़की हो गई जिसको कहीं लेके जा, कहीं उसको बहला के ले गया है, तो सबको खोजने की जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली पुलिस पर आ जाती है। डायरेक्ट नहीं सुन रही है तो कोर्ट की सुनेगी, ठीक ना। तो हैबियस कॉर्पस यहाँ पे अप्लाई होता है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, ठीक है। आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। 368 के बारे में ट्रू क्या नहीं है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने पहले ये बोल्ड कर दिया है इसको, नॉट ट्रू। द बिल मे बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यस, अब लोकसभा राज्यसभा क्या अगर चेंज करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये तो। मस्ट बी पास स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 मेंबर वोटिंग 50% टोटल मेंबरशिप, ये भी सही है। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द हाउसेस, ज्वाइंट सिटिंग मे बी कॉल्ड। नो, ज्वाइंट सिटिंग यार मनी बिल के लिए ठीक समझ में आ रहा है, मनी बिल तो वैसे पार्लियामेंट में होता है नॉर्मल किसी लेजिस्लेशन के लिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात बहुत बड़ी होती है, काफ़ी सीरियस बात होती है। और ऐसी स्थिति में ये उम्मीद की जाती है कि एक गवर्नमेंट के पास जो उस टाइम पर ऐसा कुछ कर रही है, उसके पास प्रॉपर मेजॉरिटी है दोनों हाउसेज में। अगर
कभी होता है कि ऐसा कि किसी गवर्नमेंट के पास लोकसभा मेजोरिटी आ जा रही है लेकिन राज्यसभा में मेजोरिटी तुरंत नहीं आती है, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू आती है। धीरे धीरे हम बाकी स्टेट में इलेक्शन जीतते हैं, वहाँ से हमारे मेंबर्स आते हैं, तो धीरे धीरे मेजोरिटी आती है हमारी। तो कोई हैस्टी डिसीजन ना हो या ऐसे कोई अचानक से संविधान को पूरा पलट न दिया जाए, तो इसके लिए ये स्पेशल नियम है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स या बिल्स के लिए ज्वाइंट सीटिंग बिल्कुल नहीं लागू है। ठीक है, तो इसका नॉट पूछा है, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए हम डी भी देख ले रहे हैं। द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव एसेंट टू द बिल ड्यूली पास एंड रेटिफाइड। यस, ठीक है, तो अगर प्रेसिडेंट के सामने बिल आती है पास होकर, तो उन्हें इसको रेटिफाई करना ही होगा, कोई इसमें वीटो का अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट कोई वीटो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, नो वीटो। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। हम आते हैं 6th क्वेश्चन पे। 6वां क्वेश्चन पूछता है, पुट द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिंस 1989 इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। कोड क्या है पढ़िएगा आप आराम से, ठीक है, एक ही बार नाम को 20 बार पढ़ना पड़ता है यार, लेकिन इसको सॉल्व करने की टेक्निक हम देखते हैं, हमें ज़्यादा नहीं पता है। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि एनटीए जो क्वेश्चन सेट करता है वो ज़्यादातर कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं, नॉलेज वाला कम होता है। ठीक है, ऐसा कुछ फैक्चुअल बहुत गंदे गंदे फैक्ट्स पूछ देता है यार कि सेकुलर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार लिखा गया, ये कौन रटता है, ये तो समझने की बात तो है नहीं, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि वो फैक्ट बेस्ड नहीं, कॉमन सेंस वाले पूछते हैं। जैसे कि कौन इनका क्रोनोलॉजी याद किया हुआ है, कोई याद किया हुआ है तो उसकी अच्छा ही है, लेकिन कोई ऐसे याद नहीं करता है। तो हम देखते हैं कि अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको इतना मानता हूँ कि आप या तो एमए प्रीवियस ईयर में होंगे, उससे अबव होंगे, एमए पास कर चुके होंगे, 3-4 साल 5 साल पहले पास कर चुके होंगे, लेकिन एटलीस्ट आप 21 ईयर्स के आसपास होंगे। तो आपकी अब तक की लाइफ में मुझे उम्मीद है कि के.आर. नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रमोद दा, ठीक ना, और जो वर्तमान राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी, ये सभी लोग आ चुके होंगे। इनको आपने देखा होगा एज ए राष्ट्रपति डेली लाइफ में। अब देखते हैं हम, क्रोनोलॉजी पूछा हुआ है तो सबसे लास्ट में कौन आएगा इन सभी में? प्रतिभा पाटिल, क्योंकि प्रमोद दा तो है नहीं इसमें, प्रतिभा पाटिल। उनके जस्ट पहले आप ये भी जानते होंगे अब्दुल कलाम, याद नहीं होगा लेकिन कॉमन सेंस की बात है कि आपने इन लोगों को तो अपनी लाइफ में देखा है ना। अब मंत्री नहीं किसी को याद होगा इस टाइम मंत्री कौन थे, लेकिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जरूर याद रहते हैं। और उनसे पहले के.आर. नारायणन। चलिए हम मान ले रहे हैं कि आपको के.आर. नारायणन भी नहीं याद है, लेकिन अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल याद है ना, तो बस अब बाकी ऑप्शन में देख लीजिए। कलाम लास्ट में है, प्रतिभा पाटिल पहले हो गई थी, ऑप्शन गलत है। यहाँ पर पाटिल तो लास्ट में है लेकिन कलाम सिंह के पहले ही ये शर्मा जी आ जाए, ये भी गलत है। यहाँ पर शंकर दयाल शर्मा लास्ट में, ये भी गलत है। तो तीनों गलत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आर वेंकटरमन। ठीक है, आपको याद होगा कि ये जो आर वेंकटरमन थे, आपकी इंक्वायरी में बता दूं मैं एक बात कि ये जब राजीव गांधी इलेक्शन में क्लियर मेजोरिटी नहीं पा पाए थे 1989 में, तो उस टाइम ये प्रेसिडेंट बने थे। उस टाइम इनके पास ऑप्शन था कि ये राजीव गांधी की जगह पीएम बन जाए, लेकिन इन्हें पीएम नहीं बने थे, ये बाद में प्रेसिडेंट बन गए थे। शंकर दयाल शर्मा के बारे में आप जानते होंगे, बहुत अच्छे आदमी थे बेचारे। और इनके सामने एक बार इनकी बेटी, इनकी डॉटर और इनके दामाद के कातिलों की मर्सी पिटीशन आए थे। सोचिए, इमेजिन करिए उस स्थिति को कि एक पिता के पास एज ए प्रेसिडेंट उनकी ही बेटी और उनके दामाद, जो उनकी इकलौती बेटी थी शायद, तो इन लोगों का मर्सी पिटीशन आता है कि हाँ माफ़ कर दीजिए हमें। ठीक है, के.आर. नारायण के बारे में जानते होंगे आप, आईएफएस ऑफिसर थे। ठीक है, एक बात और कि ये आईएफएस तो खुद थे, और जो इनके साथ जो पीएम थे आई के गुजराल साहब, गुजराल डॉक्ट्रिन पढ़े होंगे आप, ये भी आईएफएस ऑफिसर थे। ठीक है ना, तो दोनों जानिए कि आईएफएस ऑफिसर दोनों थे, प्रेसिडेंट भी और प्राइम मिनिस्टर भी। कलाम साहब के बारे में बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसमें मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट थे अब तक के। और फिर आ गए आपके प्रतिभा देवी सिंह पाटिल।
ये प्रेसिडेंट बनने से पहले आपके राजस्थान के गवर्नर थी, ठीक है। तो मैं एक बात आई विल रिकमेंड कि आप दो सीरीज एबीपी न्यूज की जो प्रधानमंत्री सीरीज है, आप खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर देखिए, ठीक है, आराम से इस चीज में देख लीजिए प्रधानमंत्री सीरीज। अब तो उसका सेकेंड वर्जन भी आ गया है, ठीक है, PM 2.0। तो इसके अलावा एक यूट्यूब चैनल है ललन टॉप करके, ठीक है, द ललन टॉप, ठीक है। तो उस पर सौरभ द्विवेदी जी किससे सुनाते हैं यार, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के। मैं एक बात कहूंगा कि शायद आपको NTA के सिलेबस के हिसाब से वो इतने रेलेवेंट ना हो, लेकिन अगर वो स्टोरी सुनते हैं आप तो ऐसे किसी क्वेश्चन में या फिर कर उस टाइम की सोशियो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी ये समझने में आपको बहुत आसानी होगी। इसके बाद आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को आप काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे आप, ठीक है। और अगर आपको पॉलिटिशियन की लाइफ में इंटरेस्ट है तो पूछने की बात ही नहीं है। तो आई विल रिकमेंड दिस टू सीरीज, उनकी राष्ट्रपति सीरीज है, प्रधानमंत्री सीरीज है, मुख्यमंत्री सीरीज है ललन टॉप वालों की। लेकिन एबीपी न्यूज़ की सबसे, मैं मानता हूँ सबसे सही और बनाया गया है, शेखर गुप्ता जी ने शायद बनाया हुआ है, उसको डायरेक्ट किया हुआ है, एंकर भी वही किए हुए हैं। तो प्रधानमंत्री सीरीज दोनों को जरूर देखिए आप। चलिए हम आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। आते हैं 7th क्वेश्चन पे। जनवरी 2017 पूछा गया है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ग्राउंड फॉर जुडिशियल रिव्यू इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ पार्डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट। आप जानते होंगे गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों के पास पार्डनिंग पावर होती है। तो ये पूछ रहा है कि जुडिशियल रिव्यू, अगर इन्होंने ऐसे अपने पार्डन पावर का इस्तेमाल किया है, एक्सरसाइज किया है, तो क्या उसमें जुडिशियल रिव्यू अप्लाई होता है, कैसी स्थिति में अप्लाई होगा। दैट द ऑर्डर हैज बीन पास्ड विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, यस, बिना सोच समझे फैसला ले लिया। मैलाफाइड, एक्स्ट्रावेनियस, होली इररिलेवेंट, ये सारे लीगल टर्म्स हैं, लेकिन ये समझिए कि हाँ अगर आपने पढ़ा होगा तो सीधे सीधे ये हर जगह लागू होते हैं। ये कुछ एकदम पेट वर्ड्स हैं, ठीक है, मैलाफाइड, एक्स्ट्रावेनियस, होली इररिलेवेंट। और अगर वो आर्बिट्रीनेस मतलब डायरेक्ट बिना काफ़ी निरंकुश तरीके से उसको वो कर दिया गया है तो भी, तो इन सारी स्थिति में जुडिशियल रिव्यू अप्लाई होता है। जुडिशरी देख सकती है कि इन्होंने जो अपने पावर का एक्सरसाइज किया वो सही नहीं किया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जनवरी 2017 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिविलेजेस ऑफ द लेजिस्लेचर इन इंडिया। अब देखिए ऑप्शंस आपके क्या है। 1, राइट टू पब्लिश डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स एंड राइट टू रिस्ट्रेन अदर फ्रॉम पब्लिशिंग, यस। पूरा लक्ष्मीकांत उठा के क्वेश्चन बनाते हैं सर यार, एकदम लाइन टू लाइन एकदम लक्ष्मीकांत लाइन है सब। द प्रिविलेज ऑफ एक्सक्लूडिंग स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द हाउस, यस। राइट टू रेगुलेट इट्स इंटरनल मैटर्स, यस। राइट टू पनिश मेंबर्स एंड आउटसाइडर्स फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, यस, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए राइट टू पनिश मेंबर्स, अब मेंबर्स में क्या होता है कि सभी पार्लियामेंटेरियंस को सच जानने का हक है, और अगर कोई मंत्री कोई गलत डेटा पेश करता है, कोई गलत फैक्ट पेश करता है, तो भी वो ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस माना जाता है, तो वहां पर भी उसको पनिश कर सकते हैं लोग। चलिए आते हैं हम 9th क्वेश्चन पे। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट। सही है ये, एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन CFI is not subject to vote. It is the nature of obligatory payment. yes, कि उनको करना ही करना है आपको, तो जब करना है तब वोट कैसे करेंगे आगे, कम बेसी करना है क्या करना है, ठीक है ना। तो आप उस पर वोट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा इसका,
एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं आपस में, और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। क्यों? क्योंकि वो ऑब्लिगेटरी पेमेंट है, इसलिए वोट नहीं किया जा सकता है उस पर। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। हम आते हैं 10th क्वेश्चन पर। वंस अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, फॉर हाउ लॉन्ग कैन द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी रिमेन इन द ऑपरेशन? इजी आंसर, इंडेफिनेटली। कोई लिमिट नहीं है इसका, ठीक है। बाकी दोनों का लिमिट होता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी आपका। 11वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इवॉल्व्ड फ्रॉम द जजमेंट डिलीवर्ड इन एस.आर. बोम्मई केस इन रिलेशन टू आर्टिकल 356? एस.आर. बोम्मई केस कब आया था? ये 1994 में आया था, ठीक है। 1994 में आया था। द प्रोक्लेमेशन issued under the article 356 is subject to judicial review. Yes. इस केस में सबसे बड़ी फाइंडिंग यही थी कि भाई अगर आप ऐसे ही अपने मन का नहीं कि जहां मन करे लगा दिया इमरजेंसी, आपने जहां सरकार गिरा दिया, दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। द स्टेट असेंबली शुड नॉट बी डिसॉल्व इमीडिएटली आफ्टर इशूइंग प्रोक्लेमेशन, ठीक है। तो ये भी ये बात सही है, ठीक है, कि स्टेट असेंबली तुरंत डिसॉल्व नहीं की जाएगी। डिसॉल्व तभी होगी ओनली आफ्टर द पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड। तो देखिए, पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले किया जाता है आपका कि एग्जीक्यूटिव किसी ऑर्डिनेंस द्वारा उसको लगा देती है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से लग जाता है 356, बाद में उसे पार्लियामेंट से अप्रूव लिया जाता है। तो जब तक पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करता है वहां का ऐसे स्टेट असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, द कोर्ट मे रिक्वायर द यूनियन गवर्नमेंट टू डिस्क्लोज द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ विच इट वॉज डिसाइडेड टू 356। यस, ये भी सही है। देखिए, वो पूछेंगे कि आपने किस बेसिस पर लगाया हुआ है, वो कितना सही था कितना नहीं वो अलग बात, लेकिन ये तो उनको अधिकार है पूछने का कोर्ट को, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका देखिए एग्जांपल देखिए आप, जो भी स्टूडेंट्स आपके शिमला यूनिवर्सिटी के हैं, मतलब एचपीयू के हैं, या फिर उत्तराखंड के नैनीताल के आसपास में हैं, ठीक ना। इसमें से मैं एक दो लोग को जानता हूँ जितना, कल्पना वगैरह। तो आप लोग को याद होगा कि नैनीताल हाई कोर्ट ने 2-3 साल पहले एक जजमेंट दिया था जिसमें जब वहाँ की गवर्नमेंट को गिरा दिया गया था, ये गिरा दिया कह रहा हूँ, 356 लगाया गया था नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट द्वारा, तो उसको रिवोक कर दिया गया और वहाँ की सरकार को दोबारा बहाल किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 12, दिसंबर 2018, एन इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सीईसी ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये सही है? जी हाँ। उसके इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए सीईसी का रिकमेंडेशन जरूरी होता है, लेकिन सेकंड ऑप्शन क्या है? अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी नहीं, वो एग्जीक्यूटिव अपने से अपॉइंट करती है, लेकिन रिमूवल के लिए रिकमेंडेशन चाहिए सीईसी का। और अगर सीईसी को खुद रिमूव करना हो तो वो जज की तरह रिमूव होंगे, ठीक है। तो उनका रिमूवल प्रोसेस वही जज की तरह, कैसे सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह हुआ, कैसे कि पहले पार्लियामेंट में लाया जाएगा, उनके खिलाफ रेजोल्यूशन लाया जाएगा, फिर बाद में वोटिंग वगैरह होगी, ठीक है। तो वो लंबा प्रोसेस है आपका, वो अलग टॉपिक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, यानी कि सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन जुलाई 2018 में पूछा गया है ये कि हु ऑफ द फॉलोइंग रिगार्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज हैविंग अ डुअल पर्सनालिटी, अ लीगल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन। आप समझते होंगे लीगल इंस्टीट्यूशन कैसे? सुप्रीम कोर्ट कोई सिर्फ सुनवाई करता है। पब्लिक इंस्टीट्यूशन कैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी टू मैनेज द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। आप देखते होंगे हाई कोर्ट को मैनेज करता है, लोअर कोर्ट्स को मैनेज करता है, तो ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है। तो इसका आंसर एकदम फैक्चुअल आंसर है इसका, माधव खोसला एंड आनंद पद्मनाभन ने ये बात कही थी। नवंबर 2017 में पूछा गया है ये। जस्टिस पुंची कमीशन इज रिलेटेड टू, ऑप्शंस आर अर्बन गवर्नेंस, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इजी आंसर इसका है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के ऊपर जस्टिस पुंची कमीशन था, ठीक है। 2007 में आया था, ठीक है, लेटेस्ट यही है। इसका आंसर हो जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका?
कि आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इवेंट रिलेटेड टू फेडरलिज्म इन इंडिया। फेडरलिज्म इन इंडिया का मतलब होता है सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर जो कमेटीज बैठाई गई हैं वही तो फेडरलिज्म को डिफाइन करती हैं और पावर देती हैं, पावर खींचती हैं। ठीक है, ये कमेटी उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है आपको। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं भी याद है तो आपको इतना तो मैंने पहले अभी बताया है कि पुंची कमीशन इज अ लेटेस्ट 2007 में। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं थोड़ा बड़ा या बाकी कोई भी एग्जाम तैयारी करें, थोड़ा भी अगर आप एक्टिव हैं तो आपको याद होगा, अक्सर पुंची कमीशन, सरकारी कमीशन, दो कमीशन की रिपोर्ट बार बार आती है। पुंची कमीशन ने कहा, पुंची कमीशन ने कहा, पुंची कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं कर रहे हैं, उसका सही रूप नहीं, उसका यहाँ एक्टिव नहीं है, तो ये सारी बातें होती रहती हैं। ठीक ना, तो पुंची कमीशन इज द लेटेस्ट, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें भी पुंची कमीशन लास्ट में है, इसमें भी लास्ट में है, इसमें नहीं है, तो इसको तो आपको सोचना ही नहीं है। अब हम आते तीनों, इन तीनों पर। ठीक है, तो राजमन्नार कमीशन सबसे पहले बनाया गया था सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर, सबसे पहले बनाया गया आपका राजमन्नार कमेटी। आपको याद होगा 1969 में बनाई गई थी ये, वहाँ पर डीएमके की गवर्नमेंट थी। ठीक है, द्रविड़ मुनेत्र कंगजम ऐसे जो आपको याद होगा, हमने पेरियार पे जब क्वेश्चन कर रहे थे हमने कहा था कि नहीं, ये जितने भी डीएमके, एआईडीएमके और बल्ब डीएमके, सीएफएल डीएमके और जो भी डीएमके होते हैं, तो सारे डीएमके मोर और लेस उसी से निकले हुए हैं। ठीक है, द्रविड़ मुनेत्र कंगजम, तो जितने भी डीएमके हैं, पार्ले डीएमके जो भी होता है, तो सारे, बहुत सारी पार्टियां ऐसे हैं डीएमके लास्ट में, लेकिन जो ओरिजिनल डीएमके है द्रविड़ मुनेत्र कंगजम, जो इस टाइम स्टालिन उसके अध्यक्ष मोर और लेस हैं। ठीक है, फिर करुणानिधि थे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो डीएमके गवर्नमेंट ने एक राजमन्नार कमेटी बनाई थी, जिसने अपनी गवर्नमेंट 1971 में तमिलनाडु गवर्नमेंट को भेजी। अब सोचिए, सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात है यार, वैसे भी इंडिया में यूनिटरी फीचर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सेंटर हमेशा स्ट्रांग रहना चाहता है, तो क्या एक स्टेट कमेटी की बनाई गई किसी भी रिपोर्ट को सेंटर एक्सेप्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। और इतिहास रहा है कि तमिलनाडु में तो सेंटर की गवर्नमेंट बनती ही नहीं है कभी भी, ये डीएमके आईडीएमके खेलते रहते हैं आपस में सब। ठीक है, तो वैसे भी ये इसको नहीं माना गया था। इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है आपका वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम में क्या हुआ था कि वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम आपका 19 तो इसके बाद आया था आपका आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। ठीक है, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन ये आया था 1973 में। ये अकाली दल ने बनाया था, आनंदपुर साहिब लगी रहा है पंजाबी टाइप में, अकाली दल ने बनाया था ये। ठीक है ना, ये रिलीजियस एंड पॉलिटिकल दोनों रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे वो। अकाली दल साहिब में आनंदपुर में एक वो हुआ था, मीटिंग हुई थी, वहाँ पर ऐसा कहा गया था। ठीक है, इसके बाद आपका आते हैं वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है आप जानते ही होंगे। तो मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट थी वहाँ, लेफ्ट की गवर्नमेंट थी वहाँ पर उस टाइम पर, 1977 में वहाँ पर लेफ्ट की गवर्नमेंट थी, उसने सेंटर को एक मेमोरेंडम भेजा था। ठीक ना, फेडरल पावर्स को बढ़ाने के लिए। इसके बाद आता है आपका पुंची कमीशन से पहले भी एक कमीशन आया था आपका, वो था सरकारिया कमीशन। ठीक है, बंगाल के बाद 1983 में आया था आपका सरकारिया कमीशन। ठीक है, 1983 में आया था आपका RS सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन ने ही गवर्नर को कैसे होना चाहिए, कैसे उसका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, इन सब पर काफ़ी रिकमेंडेशन दिए हुए हैं। तो गवर्नर चैप्टर में भी हमें सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये RS सरकारिया भाई साहब क्या थे, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट में आई है आपकी पुंची कमीशन, जस्टिस पुंची, ये भी सुप्रीम कोर्ट की जज थे। ठीक है, 2007 में आई हुई है। क्लियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, राजमन्नार, आनंदपुर साहिब, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, सरकारिया, फिर पुंची। चलिए, ये क्विज आपकी आज खत्म होती है, और बाकी अगर ये क्विज सही लगी हो आपको तो इसे आप शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू आज के लिए। और ये क्विज आई होप काफ़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, और प्रीवियस क्वेश्चंस को तो और ध्यान से हमें करना होगा।
चलिए इसके बाद हम कल से लेके आएंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यूनिट नंबर 4 से हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। 4.1 क्विज नंबर कल होगी।